विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, दूसरे जो हमारे टैक्स हैं जैसे इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, मृत्यु टैक्स है, वे अच्छी तरह से वसूल नहीं हो पाते हैं। बहुत से धनवान लोग जो इन टैक्सों के देने वाले हैं वे सरकार को किसी न किसी तरीके से धोखा देकर इन टैक्सों के देने से छूट जाते हैं और सरकार भी उनसे इन टैक्सों को वसूल नहीं कर पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऐसे धनवान लोग हैं जिनके ऊपर सरकार का टैक्स बकाया है, जो टैक्स देने में चोरी करते हैं, उनसे सख्ती के साथ टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। सरकार की यह नीति रहती है कि कुछ सालों तक वह इस तरह का टैक्स धनवानों वसूल नहीं कर पाती है, उन्हें बाद में माफ़ कर दिया जाता है। इस तरह की जो नीति है वह अच्छी नहीं है। सरकार को धनवानों से समय पर और सख्ती के साथ टैक्स वसूल करना चाहिए। हमारे देश में वातानुकूलित बात चारों तरफ चल रही है। रेल में आप जाइए तो आपको डिब्बे वातानुकूलित मिलेंगे और चीज़ों के रखने के लिए भी वातानुकूलित मकान बनने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं, इनके अतिरिक्त जैसे शराब है, सिगरेट है, इन पर भी सरकार खूब टैक्स लगा सकती है और अपना घाटा पूरा कर सकती है। इसके उपरांत अगर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो वह भी उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो नए टैक्स बढ़ाए हैं उनमें खासकर कृषि पर जो टैक्स लगने जा रहा है, सरकार को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे, उसे बिल्कुल हटा दे। मैं इस संबंध में इतना ही अपवाद ग्राह्य मानता हूं कि जिन व्यापारियों ने काला बाजार में पैसा कमाया है, अगर वे अपना पैसा छिपाने के लिए उसको ज़मीन पर लगाते हैं यानी खेत मोल लेते हैं, अगर अंगूर के बाग लगाते हैं और इस तरह से अपने काले धन को सफ़ेद धन करना चाहते हैं, ऐसे धनवानों के ऊपर कृषि टैक्स लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर वे खेती करते हैं तो उन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब सूसे के साथ गीली चीज़ें भी जल जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि धनवान किसानों के बाद धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों की भी बारी आ जाए और इस तरह धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों पर भी टैक्स लग जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रांत में कहीं ज़मीन की मर्यादा 25 एकड़ है, कहीं 15 एकड़ है, कहीं 40 एकड़ है। खेती के उत्पादन की क्षमता वार्षिक 1800 रुपये की आय मानकर किसानों की इकोनॉमिक होल्डिंग बना दी गई है। उन सब किसानों का भूमि राजस्व सदा के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि शहरों में जिनके पास खेती नहीं होती है। पैरा महोदय, पहले विश्व युद्ध के बाद जितने पूंजीवादी देश थे वे करीब करीब खत्म होकर के सिर्फ 4 देश रह गए हैं जो नाम गिनाने लायक थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस, ये 4 राष्ट्र थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमज़ोर हो गए कि दूसरी श्रेणी में आ गए। सिर्फ एक अमेरिका रह गया और आपसे कहना चाहता हूँ, जो आगे का समय आने वाला है, निश्चित रूप से अमेरिका की वह शक्ति आगे जाकर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ति बढ़ रही है उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए, कुछ गड़बड़ी फैलाए, लेकिन उस शक्ति को आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकते। यह बात निश्चित है। यही वजह है कि हम लोगों ने देखा, जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था, तब से हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, टर्की में
राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और वह पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह स्थिति हो गई कि सिर्फ रूस समाजवादी देश नहीं रहा बल्कि और भी कितने देश समाजवादी हो गए और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए, यह भी हम लोगों ने देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ति थी, मजदूरों की शक्ति थी, काम करने वालों की शक्ति थी और दूसरी पूंजीवादी शक्ति थी, उसमें जो कमज़ोर शक्ति थी वह कमज़ोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति का भी ह्रास होगा। अभी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई हैं वे इस बात का प्रमाण है कि उनकी शक्ति दिनों दिन कम हुई है, लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है। रूस ने इधर बांग्लादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी यानी इजराइल और अरब के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की उसमें रूस ने अच्छा काम किया, इस बात को हम मानते हैं। पैरा अभी रूस की तरफ से श्री ब्रेजनेव आए थे और इस सिलसिले में जो समझौता हुआ है उस समझौते को भी हम अच्छा समझौता समझते हैं और इस मायने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह ठीक करता है, लेकिन एक दोष हिंदुस्तान में भी है और वह दोष यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि वे अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और इतने बह जाते हैं कि जितना उन्हें नहीं बहना चाहिए। चीन के साथ जब संबंध कायम हुए थे तो उस समय भी वे लोग अपनी भावना में बह गए थे और अंत में तिब्बत को खो दिया, जो हिंदुस्तान के लिए पीछे एक सिरदर्द का कारण बन गया है। अभी और इसके पहले भी दोनों सरकारें संगठित थीं। पैरा महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर देश के सामने जो स्थितियां आई हैं और विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत जो हमारे देश में स्थिति आई है उससे देश के सम्मुख एक प्रश्न आ गया है और वह प्रश्न यह आया है कि देश और इस देश के नेताओं में किसका फैसला होना चाहिए और किसका फैसला प्रमुख होना चाहिए। पिछले दिनों का अनुभव यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रगतिशील विधेयक या कानून आए हैं उनको लेकर हमेशा जो हमारी अदालतें रहीं उन अदालतों ने जनता के विरुद्ध फैसला दिया। हम इन विधेयकों द्वारा जनता की सेवा करना चाहते थे। कल ही बीड़ी वर्करों के संबंध में जो चीज़ हमने पास की है 1966 में हमने इसी संबंध में यानी बीड़ी वर्करों और सिगार वर्करों के संबंध में कोई कानून पास किया था, लेकिन उसकी भी वहाँ रोक दिया गया और इस तरह से यह मामला 6-8 वर्ष तक लटका रहा। सवाल यह है कि इस समय हम क्या अपने देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि इस सभा को, जिसको आप संसद कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसको संविधान में संशोधन करने के संबंध में मौलिक अधिकार होने चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। समाज का इतिहास बढ़ता है। समाज के इतिहास में कभी आदिम प्रथा आई और उसके बाद पूंजीवाद का युग संसार में आया। अब संसार में दूसरा युग आ गया है। अब संसार में इधर उधर परिवर्तन आ रहे हैं और वह एक समाजवादी प्रणाली की ओर जा रहा है। यह प्रणाली यह है कि जिस प्रकार से समाज का उत्पादन कम होता है, सारे का सारा समाज जब मेहनत करता है, उत्पादन करता है, तो उसका स्वामित्व सारे समाज को मिलना चाहिए। पैरा आज जो बड़ी विडंबना यह है वह विडंबना यह है कि उत्पादन प्रणाली में सारा समाज हिस्सा लेता है, लेकिन उसका लाभ थोड़े ही मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। यह जो राज्यसभा या लोकसभा है, जो संसदीय प्रणाली है, उसका मूल तत्व यह है कि हम जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दें और अदालतों को अधिकार न रहे।
अदालतों के जजों को यह अधिकार न रहे कि जब चाहे हमारे कानूनों को तब्दील कर दें। जनता के प्रतिनिधि जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं उसको वे नामंजूर कर देते हैं। इसके संबंध में हमारी जो मांग है वह यह है कि संविधान में संशोधन के संबंध में अक्सर लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आया करते हैं उनका मूल तत्व यह है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाए और उनको प्रभुत्व दिया जाए। पूर्ण विराम।